Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So the topic that we are going to cover today is Thomson and Rutherford model of atoms. देखिए, जो एटम है यानी जो परमाणु है उसका जो आज एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है, जो कि आई थिंक साइंस बैकग्राउंड हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड हो, दोनों को पता होगा, वो ये है कि बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसको आप केंद्रक भी बोलते हो। उसके बाद ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फिर अगला शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तीसरा शेल है, इसमें 18 आ सकते हैं, पर इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। तो हालांकि इसके आगे बहुत एडवांस स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, केमिस्ट्री आपके पास जरूर रही होगी। बट यहाँ तक भी जाने में ऐसा नहीं था कि एकदम से साइंटिस्ट आए और उन्होंने झट से एक जो है एक मॉडल दे दिया और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं है। असल में पहले बहुत सारे मॉडल आए जो बिल्कुल फेल हुए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 2 इंपॉर्टेंट मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, जिनकी वजह से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आज का मॉडल हमारे पास आया है। तो सबसे पहले हैं आपके थॉमसन। थॉमसन का जो मॉडल था, असल में थॉमसन खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उनको तरबूज, कढ़ी मैं बोल रही हूँ, खीर, मफिन्स, ये केक, ये सब उन्हें बहुत पसंद था। तो उन्होंने अपने मॉडल को कैसे एक्सप्लेन करा कि एक काम सोचो कि जो आपका एटम है ना, जो परमाणु है, वो बिल्कुल एक तरबूज, वाटरमेलन की तरह है। वो पूरा का पूरा गोल वाटरमेलन एक एटम है, एक परमाणु है। तो जहां उसमें पिंक पार्ट आता है जो हम खाते हैं, वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में कहीं कहीं सीड्स होते हैं, वो नेगेटिव पार्ट होता है। तो एटम के अंदर सिर्फ 2 चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है फैला हुआ, वो तो ये है, प्रोटॉन है, प्लस वाला है। और जो कहीं कहीं बीज है उसके अंदर, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये थॉमसन का मॉडल था। उन्होंने उसको पुडिंग से भी रिलेट किया, मफिन से। जैसे पुडिंग में क्या होता है, पुडिंग आप खीर भी ले सकते हो कि जो खीर का वाइट पार्ट होता है वो प्लस चार्ज है, कहीं कहीं ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो आपका नेगेटिव पार्ट है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर इसको मफिन्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो मफिन में जो ब्रेड है वो पॉजिटिव है, कहीं कहीं वो जेली आती है बीच में, तो वो क्या हो गई आपकी नेगेटिव पार्ट है। चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक परमाणु धनात्मक आवेश वाले एक गोले से बना होता है। पूरा गोले के अंदर क्या है, प्लस चार्ज है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज आयंस एम्बेडेड होते हैं, जिसके अंदर कहीं कहीं नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। इसके अलावा एक चीज जो ध्यान देने वाली है, वो ये है जो इन्होंने बताई थी कि भले ही प्लस वाली चीज फैली हुई हो बहुत सारी जगह, नेगेटिव वाली नहीं फैली हुई हो, लेकिन तब भी इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो इनकी वैल्यू है, वो बिल्कुल बराबर होती है। इसीलिए जो एटम है, जो परमाणु है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन, ना तो उस पर प्लस चार्ज होता, ना उस पर माइनस चार्ज होता। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसीलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत रूप से तटस्थ या उदासीन होता है। ठीक है। लेकिन इसमें कमियां क्या थी, देखो, थॉमसन का मॉडल एक्सेप्ट कर लिया, ये इसका मॉडल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करे गए और कि चलो और कुछ पढ़ते हैं इस मॉडल के बारे में, ये ठीक है या नहीं। तो जब वो एक्सपेरिमेंट हुए, वो ये मान के ही हुए थे कि प्लस चार्ज है बहुत सारा, कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है। तो उस हिसाब से जब हमने एक्सपेरिमेंट करे, तो कुछ रिजल्ट ऐसे थे जो हमको पता था ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, जैसे रदरफोर्ड। अब एक बात सुनो, थॉमसन ने कहा था, कि इसके अंदर सिर्फ प्लस चार्ज है, कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी सब जगह क्या है, प्लस चार्ज है। तो जहां जहां मैं डॉट डॉट लगा रही हूं वो प्लस चार्ज है, राइट। ये सब प्लस चार्ज है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये भी प्लस चार्ज है, और अगर मैं इस पे प्लस चार्ज ही और फेंक रही हूं, क्या होगा, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं,
रिपेल, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो रदरफोर्ड ने प्लस चार्ज की रेज भेज दी थी इसके अंदर, तो रिजल्ट ये आना था, रिजल्ट आना चाहिए था ऐसे कि ये वापिस ये कहीं भी चली जाए, इसमें ना जाए, क्योंकि प्लस के ऊपर प्लस जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर रदरफोर्ड ने, मैं कह रही हूँ, 100 रेज भेजी हैं, 100 तरंगे भेजी हैं, 100 में से आप समझो 98 तो अंदर चली गई, तो मतलब वहां तो प्लस चार्ज था ही नहीं। तो वहां पे पता लगा रदरफोर्ड, थॉमसन का मॉडल गलत था। Although Thomson's model of an atom explains the electrical neutral nature of an atom, देखो थॉमसन के मॉडल की सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि इसने ये बता दिया था कि क्यों एटम के ऊपर ना तो नेगेटिव चार्ज होता ना पॉजिटिव, तो ये उसने बता दिया था, क्योंकि उसने क्या बताया था कि दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में। बट उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये आगे जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मेरे मॉडल में आपका ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हो पाया। तो ये चीज इसकी सबसे बड़ी कमी थी। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने प्लस वाली रेज ही भेज दी थी, तो इन प्लस वाली रेज का नाम था अल्फा रेज। इन रेज पे, इन किरणों पे 2 यूनिट का तो प्लस चार्ज था, मतलब एक पार्टिकल पे, इन तरंगों के एक कण पे 2 यूनिट का प्लस चार्ज होता है, और इनका जो मास है, काफी भारी किरणें होती हैं, 4 यूनिट का मास होता है, जस्ट डबल। चलिए, अच्छा इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इनमें काफी एनर्जी आ जाएगी और किसी भी चीज के अंदर तक घुसने की क्षमता होगी। ऐसा नहीं है कि कोई हल्की सी भी चीज रखी तो ये नहीं घुस पाएंगी, इनके अंदर अंदर घुसने की क्षमता है। लेकिन अगर वहां पे प्लस चार्ज ही होता तो इसमें कितनी भी क्षमता होती, 1000 गुना क्षमता भी होती, यहाँ अगर प्लस चार्ज होता ये पास ना जा पाती, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भागते हैं। चलिए, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज, 2 इकाई आवेश और 4 इकाई द्रव्यमान होता है। और इनके अंदर जो, जब ये तेज गति से जाते हैं तो इनमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, ताकि ये किसी भी चीज के अंदर पेनिट्रेट, यानी कुछ हद तक पदार्थ में ये घुस सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। चलिए, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखो, उसने क्या किया, उसने एटम्स लिए। तो अब ऐसा तो है नहीं एक एटम उठा के वो रख लेंगे, क्योंकि आप समझो एटम आपको दिखते भी नहीं है, तो उसने सबसे पतली से पतली चीज जो हो सकती है गोल्ड फॉइल ली, और गोल्ड फॉइल के अंदर लगभग 1000 एटम्स होते हैं। तो एक ऐसी फॉइल ली जिसके अंदर लगभग 1000, जितना मुझे याद है 1000, अभी आगे आ ही जाएगा, मैंने लिख रखा है इसमें, तो लगभग 1000 एटम्स थे। उसने क्या करा, उसने अल्फा रे को अंदर भेजा, अल्फा किरणों को भेजा। तो उसने देखा, मैंने क्या कहा था कि अगर 100 भेजे हैं तो 100 में से 98 या आप कह लो 97 सीधे चले गए, जबकि यही सीधे नहीं जाने चाहिए थे। करीब करीब 2 हल्के या ज्यादा एंगल से मुड़ गए, सीधे ना जाके इधर उधर मुड़ गए, और कोई एक ऐसा था जो टकरा के वापस आ गई। तो 100 में से 97 तो सीधे चले गए स्ट्रेट, 2 डिफ्लेक्ट हो गए इधर उधर छोटे मोटे एंगल पर, और एक बिल्कुल टकरा के वापस चली गई किरण, जैसे वो किसी चीज से टकरा गई। ठीक है, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो बहुत तेज गति से चलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे हमने फेंका था, और हमने कुछ चीजें नोट की थी। जैसे सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ज्यादातर अल्फा कण मूल पथ से बिना किसी विक्षेपण के सीधे निकल गए। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो छोटे छोटे कोन से या बड़े कोन से इधर उधर विक्षेपित हुए या डिफ्लेक्ट हुए, और अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी बहुत ही ज्यादा कम ऐसे थे जो रिबाउंड का मतलब टकराने पे पूरी तरीके से वापस अपने रास्ते पर आ गए। तो ये चीजें हमने देखी एक्सपेरिमेंट में। अब इनसे क्या पता लगा वो पढ़ते हैं, यानी हमारे कंक्लूजन्स क्या थे। क्योंकि ज्यादातर सारे के सारे सीधे चले गए, तो इसका मतलब एटम के अंदर ज्यादातर पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर 100 में से 97 सीधे चले गए, मतलब 97% अंदर का हिस्सा बिल्कुल खाली है, वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव होता तो रे जाती ना, वो दूर चली जाती, नेगेटिव होता तो वो चिपक जाती। तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो बिल्कुल खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान खाली है।
दूसरा, अब क्योंकि बहुत कम, लगभग 2 ही ऐसे थे जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रही हूँ, मतलब आपको आइडिया देने के लिए कि छोटे बड़े एंगल से इधर उधर चले गए। इसका मतलब ये है कि आप सोचो ना कि वो जो 100 में से जो 2 गई होंगी, कितने कम जगह पे गई होंगी, यानी पॉजिटिव चार्ज तो है, क्योंकि वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हुई, वो टकराई नहीं, वो सीधी नहीं गई, जैसे ही वो कोई आने वाला था वो अपना रास्ता उसने बदल दिया, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है। लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 या बहुत कम किरणें ऐसी थी, तो वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पर है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, यानी धनात्मक आवेश बहुत कम जगह पर जो बहुत कम जगह घेरता है। तीसरा, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही ऐसी थी जो टकरा के वापस आ गई, तो जिससे वो टकराया वो काफी भारी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी बहुत भारी होते हैं, तो अगर कोई भारी चीज टकरा के वापस आ रही है मतलब उसके सामने कोई और भारी चीज है। लेकिन क्योंकि ऐसी सिर्फ एक ही किरण थी मान लो, तो एक का मतलब कितना है, एक किरण कितनी जगह ले लेगी, बहुत कम, तो वो जो भारी चीज है बहुत कम वॉल्यूम में है, बहुत कम आयतन में है, बहुत कम साइज में है। तो यही है, क्योंकि बहुत कम थी जो 180 डिग्री पे वापस आ गई थी, इसका मतलब है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो सारा का सारा बहुत कम वॉल्यूम में, बहुत कम मात्रा में केंद्रित है। सिंपल, ये था आपका रदरफोर्ड का एटम। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, अब ध्यान से समझना पूरा, एक बस ये मेन चीज है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने बताया बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, धनात्मक धनावेशित भाग होता है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, ईट पे नाच, ठीक है, ई इज फॉर इलेक्ट्रॉन, टी इज फॉर थॉमसन, पी इज फॉर प्रोटॉन, और ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी कि कुछ होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि प्रोटॉन्स रहते हैं, तो आपको बहुत सारी बुक्स में प्रोटॉन के डिस्कवरी पे थॉमसन, ये रदरफोर्ड का नाम मिलेगा, बट असल में ऐसा होता है। और आपको मैं ये भी बता दूं, अगर एग्जाम में आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी पूछी गई है और ई गोल्डस्टीन है, तो आप ई गोल्डस्टीन ही मार्क लगा कर आओगे। लेकिन अगर ई गोल्डस्टीन नहीं है, उस केस में आपसे तब रदरफोर्ड पे मार्क लगाओगे। अदरवाइज रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, ना कि प्रोटॉन्स की। N is for neutron, च is for चैडविक, ठीक है। चलिए, अच्छा, दूसरा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, इसमें, ठीक है। एट वेरी हाई स्पीड दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में बहुत तेज गति से घूमते हैं, और पथों को कक्षा भी कहा जाता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत कम जगह घेर रहा था, पॉजिटिव चार्ज या बहुत कम किरणें हैं जो वापस आई हैं, तो इससे पता लगता है वो जो न्यूक्लियस है वो बहुत कम जगह पर है, बहुत कम जगह पर है, और अंदर का सारा स्पेस खाली है। क्योंकि वो जो कक्षाएं भी हैं, वो जो ऑर्बिट भी है, वो कुछ है थोड़ी ना, बस रास्ता ही तो है तो खाली बिल्कुल, ना उसमें प्लस चार्ज है ना उसमें माइनस। एक फैक्ट, अच्छा, 20,000 हजार एटम्स के जितना मोटी नहीं थी वो, 20,000 एटम्स के जितना मोटी थी। तो आप सोच रहे हो वो सबसे पतली फॉइल ली, उसमें भी लगभग कितने एटम्स थे, 20,000। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों चुनी, क्योंकि उसको पतली से पतली लेयर चाहिए थी, और वो सिर्फ वो सोने की बना सकता है। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल एलिमेंट है, सबसे ज्यादा आप कह सकते हो जिसको आप पत्ते की फॉर्म में कर सकते हो, जितना पतला चाहो उतना कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा गोल्ड ही होता है। लगभग 20,000 एटम्स के जितना उसने पतली लेयर ली थी। दूसरा, उसने अल्फा पार्टिकल से क्यों चूज किए, क्योंकि वो काफी भारी थे, उनमें ज्यादा एनर्जी थी, उनमें 2 यूनिट का चार्ज था, 4 यूनिट का मास था, 4 यूनिट का द्रव्यमान था, 2 यूनिट का आवेश था, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई, और वो किसी भी चीज के अंदर कुछ हद तक घुस सकती थी, पेनिट्रेट कर सकती थी। ये, चलिए, अच्छा, इसके ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमी क्या है, क्योंकि इसका तो काफी एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है ना। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग
या अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं किसी ऐसी मार्केट में जा रही हूँ जहाँ शॉप्स हैं, ठीक है, कुछ भी सामान मिलता है, वो किसी भी चीज़ का हो, तो मेरे पैसे खर्चे जाएंगे, चाहे वो बहुत कम खर्च जाए चाहे ज़्यादा खर्च जाए, कुछ ना कुछ खर्चा होगा। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलती है कि अगर किसी रास्ते से कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है, चाहे तो माइनस हो चाहे तो प्लस हो, अगर इस रास्ते से जा रहा है, तो जैसे जैसे वो जाएगा वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, अपनी एनर्जी खोता रहेगा। तो यानी अगर ये न्यूक्लियस है, ये था एक इलेक्ट्रॉन, अब ये तो गोल गोल घूम रहा था ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो भाई चार्ज है, एनर्जी है, चार्ज है, आवेश है, तो एनर्जी भी होगी, ऊर्जा भी होगी। तो जैसे जैसे वो गोल गोल घूमेगा वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, वो अपनी ऊर्जा खत्म करेगा और उसका रास्ता छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी कंटिन्यूसली लूज कर रहा है, और फाइनली वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो इस तरीके से दुनिया में कोई भी परमाणु स्थिर नहीं है, दुनिया में कोई भी एटम स्टेबल नहीं है, और हर चीज एटम की मिलके बनी है। तो मतलब एक दिन ये बोर्ड भी अपने आप खत्म हो जाएगा, एक दिन ये पेन भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये थी इसकी ड्रॉबैक, जबकि ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज अपने आप खत्म नहीं होती। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति से गुजरता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में जाता है, अपनी स्पीड बदलता है या डायरेक्शन बदलता है, जब भी कोई चीज गोलाई में घूमती है उसकी हर सेकंड हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलती है, ध्यान रखना, तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज होगी और वो फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ज्यादातर परमाणु बहुत स्थिर होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अच्छा चलिए, तो अब इसके बाद जो हमारा मॉडल आया था वो आया था बोहर मॉडल, जिन्होंने सारी चीज़ों पे जो जो चीज़ें हो रही थी वो सब एक्सप्लेन की थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने 2 ही मॉडल करने थे जो हमारे हो चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। एटॉमिसिटी इसका टॉपिक नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हर एक एटम, हर एक परमाणु एक लिमिटेड संख्या में ही दूसरे के साथ जुड़ सकता है। तो एक परमाणु कितनी संख्या में दूसरों के साथ जुड़ रहा है वो उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको, क्योंकि जब वैलेंसी कराऊंगी ना, जब पीरियोडिक टेबल कराऊंगी, तो वैलेंसी आपको याद हो जाएगी, वहीं से आपको एटॉमिसिटी पता लगेगी, बट कोई बात नहीं। देखो, फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4, ठीक है। फॉस्फोरस 3 कलर में आती है, व्हाइट, येलो, रेड, और रेड वाली फॉस्फोरस माचिस में यूज होती है, मैच स्टिक्स में, ये एक्स्ट्रा नॉलेज। तो फॉस्फोरस कितनी बार जुड़ सकता है एक दूसरे से? 4 बार, तो टेट्रा एटॉमिक। Which formula is used to represent the 3-dimensional structure of molecules using a 2-dimensional surface like a sheet of paper। जब आप कोई 3 डायमेंशन 3D स्ट्रक्चर बनाते हो अपने पेपर पे, पेपर क्या है? 2 डायमेंशन है, तो कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं हम उसको? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, CH4 मीथेन गैस होती है, तो हम ऐसे बनाते हैं, अगर आपको पता हो। तो जब भी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाना होता है हम ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, डैश या फिर वेज। वेज का मतलब है डॉटेड लाइन बना के, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डैश वेज सूत्र, यानी डैश वेज फॉर्मूला। नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ विच एलिमेंट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू गिव वाटर। हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा पानी बनाने के लिए? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इन रेफरेंस टू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी को देखते हुए आर्गन, देखो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, अक्रिय गैस, ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, अकेली अकेली रहती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनन, सारी की सारी गैसेस, सारी की सारी मोनो एटॉमिक होती हैं, एकल परमाणुक होती हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती, तो मोनो एटॉमिक यानी एकल परमाणु। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पहले तो मैं आपको बता दूं पोटेशियम परमैंगनेट होता क्या है।
पोटेशियम परमैंगनेट आप कह सकते हो एक ऐसा एजेंट है जो हमें एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन दे सकता है। ऑक्सीजन बनती रहती है और वो हमको देगा किसी रिएक्शन में। अगर हमको एकदम ताजी ताजी ऑक्सीजन चाहिए तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, बल्कि इसमें हल्का सा बेस एल्कलाइन कर लेंगे, इसको क्षार मिला लेंगे, इसके अंदर NaOH मिला लेंगे कुछ बूंद। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का? KMnO4। ठीक है, इसका एक भाई भी है, उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसका फॉर्मूला भी लर्न कर लो, क्योंकि ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग। K2Cr2O7। तो दोनों में भर भर के ऑक्सीजन होती है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में कितनी ऑक्सीजन है? 4। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। SSC के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का जो बैच है वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मैथ्स का ऑफिसर बैच, इसके अलावा इंग्लिश का, सभी बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ PDFs के लिए और इन्हीं सब एग्जाम्स की कंपाइलेशन के लिए, प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। RBE रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन के नेम से हमारा चैनल है। इसी के साथ वेबसाइट पे थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आपकी प्रिपरेशन आप देखने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं और अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बना दी है सो दैट आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको सब कुछ अपडेट्स पता लगते रहें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।